हाय दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जैन और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के विज्ञान का थर्ड चैप्टर मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु। इस भाग में हम पढ़ेंगे धातु और अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पदार्थ से कि पदार्थ क्या होता है। देखिए, आप अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास जो भी वस्तुएं देखते हैं वो सब क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। देखिए, ये जो मेरे हाथ में पेन है वो भी एक पदार्थ है। आपके सामने जो ये बोर्ड है वो भी एक पदार्थ है। ये टेबल, कुर्सी, यहाँ तक कि हवा भी क्या है? एक पदार्थ है। तो अगर हम पदार्थ की डेफिनेशन दें तो पदार्थ वे वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ ना कुछ आयतन होता है, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। तो यानी पदार्थ के लिए क्या होना चाहिए? एक तो होना चाहिए द्रव्यमान और दूसरा होना चाहिए आयतन। अब आप कहेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है? तो सीधी सीधी भाषा में अगर हम कहें तो द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। जैसे कि ये मेरे हाथ में एक पेन है, इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा, यानी इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो वह कहलाएगा द्रव्यमान। दूसरा होता है आयतन। आयतन का मतलब कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। जैसे कि ये पेन कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है, ये इसका क्या कहलाएगा? आयतन। यानी पदार्थ के लिए दो चीजें आवश्यक है, द्रव्यमान और आयतन। अब देखिए, पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो दो तरीके से किया गया है। पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। देखिए, भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को तीन कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। पहला है ठोस पदार्थ, दूसरा है द्रव पदार्थ और तीसरा है गैस। देखिए, ठोस पदार्थ वे होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बर्फ। द्रव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी। इसे ऐसे समझिए जैसे कि आपके पास 1 लीटर पानी है, यानी आयतन उसका कितना है? 1 लीटर। अब यदि आप उस पानी को किसी बाल्टी में डालेंगे तो वो पानी जो है बाल्टी का शेप ले लेगा, यानी कि उसका आकार ले लेगा। और यदि उस 1 लीटर पानी को आप किसी बोतल में डालेंगे तो वो बोतल का आकार ले लेगा। यानी कि द्रव पदार्थों का जो आयतन होता है वो तो फिक्स होता है लेकिन उसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। तीसरा पदार्थ होता है गैस। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है। तो ये था भौतिक वर्गीकरण। रासायनिक रूप से पदार्थ को दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। देखिए, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? एग्जाम्पल से समझिए। शुद्ध पदार्थ जैसे कि मैंने लिया चीनी, मैंने लिया नमक और मैंने लिया पानी। ऐसे पदार्थ जो कि एक समान कणों से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं शुद्ध पदार्थ। जैसे कि चीनी देखेंगे आप, शक्कर देखेंगे तो उसमें सभी कण किसके होंगे? चीनी के होंगे। नमक देखेंगे तो उसमें सभी कण किसके होंगे? नमक के होंगे। और पानी को देखेंगे तो उसमें सभी कण पानी के होंगे। तो ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? शुद्ध पदार्थ। अब आती है बात मिश्रण की। मिश्रण को आप समझिए एक एग्जाम्पल से, जैसे कि शरबत। देखिए, शरबत बनाने के लिए आपको पानी की भी आवश्यकता है, नमक की भी आवश्यकता है और चीनी की भी आवश्यकता है। यानी मिश्रण में जो ये शरबत बना है वो इन तीनों से मिलकर बना है। कहने का मतलब ऐसा पदार्थ जो कि विभिन्न कणों से मिलकर बना होता है वो कहलाता है मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तत्व यानी कि एलिमेंट और यौगिक यानी कि कंपाउंड। तत्व को आप ऐसे समझिए जैसे कि हाइड्रोजन भी क्या है? एक तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है। और नाइट्रोजन भी क्या है? एक तत्व है। तो तत्व वे पदार्थ होते हैं जो कि एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और इनको किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जाता, यानी कि ये पूरे प्योर होते हैं। यौगिक जो होते हैं वो तत्व से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि CO2 एक यौगिक है, एक कंपाउंड। ये किससे बना है? कार्बन से और ऑक्सीजन से। जल भी एक यौगिक है जो किससे बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब हम यहां पर तत्व को तीन कैटेगरी में डिवाइडेड करते हैं: धातु, अधातु और उपधातु।
उपधातु जो होती है वो धातु और अधातु से बनी होती है। जैसे कि कहने का मतलब इसमें धातु के और अधातु के दोनों के गुण प्रेजेंट होते हैं। यौगिक को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक वो यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, और ये जो है सजीवों से जैसे कि जंतुओं से और पादपों से प्राप्त होते हैं। और अकार्बनिक यौगिक वो होते हैं जो कि भूमि से प्राप्त होते हैं, यानी कि इसमें कार्बन एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं हम मिश्रण की। मिश्रण जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है सममांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। देखिए सममांगी मिश्रण को आप ऐसे समझिए जैसे कि पानी का और चीनी का मिश्रण। देखिए जब आप पानी में चीनी को मिलाते हैं तो चीनी पूरी तरीके से पानी में मिल जाती है। तो ऐसा मिश्रण जिसमें विलय जो है विलायक में पूरी तरीके से मिल जाए वो कहलाएगा सममांगी मिश्रण। यहाँ पर विलय कौन है? चीनी, और विलायक कौन है? पानी। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जैसे आप उदाहरण लीजिए पानी और रेत का। रेत के कणों को जब आप पानी में मिलाते हैं तो पानी में मिलते तो हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिलते, तो वह कहलाएगा विषमांगी मिश्रण। तो यानी ऐसा मिश्रण जिसमें विलय पूरी तरीके से मिल जाए तो वह कहलाएगा सममांगी मिश्रण, और जिसमें विलय पूरी तरीके से विलायक में ना मिले वह कहलाएगा विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट देखते हैं अपन पेरियोडिक टेबल के बारे में, यानी कि आवर्त सारणी के बारे में। देखिए ये आपकी पेरियोडिक टेबल है। इसमें अभी तक जो तत्व खोजे गए हैं यानी कि एलिमेंट खोजे गए हैं वो है 118। अभी तक वैज्ञानिकों ने 118 तत्वों की खोज की है। उनमें से 90 यानी 90 और उससे अधिक है मेटल। लगभग 22 जो एलिमेंट है वो है क्या है वो नॉन मेटल, और जो 6 एलिमेंट है वो है आपके मेटेलोइड यानी कि उपधातु। देखिए यहां पर बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एंटीमनी, जर्मेनियम, ये जो वाला भाग दे रखा है वो वाला भाग है उपधातु का। इसके इस साइड पर सभी क्या है? अधातु, और इसके इस साइड पर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो सब क्या है? धातु, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है यानी कि अधातु। देखिए आपको इस आवर्त सारणी में ये पता होना चाहिए कि सभी धातुओं के, उपधातुओं के और अधातुओं के प्रतीक चिन्ह क्या है। जैसे कि लिथियम को Li से रिप्रेजेंट करते हैं, बेरिलियम को Be से, सोडियम को Na से, पोटेशियम को K से, कैल्शियम को Ca से। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मेटल के बारे में यानी धातु। देखिए धातु की विभिन्न तरह की डेफिनेशन दी जा सकती है, लेकिन धातु की सबसे बेस्ट डेफिनेशन है कि धातुएं वे पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि धातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन का दान करती है, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के कारण ही इन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है? धनात्मक होती है। यानी प्रकृति में क्या होती है? विद्युत धनात्मक। अब ये इलेक्ट्रॉन को देंगी तो इनके पास कौन सा चार्ज बचेगा? धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज। साथ ही आपको याद रखना है कि इनके बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हम आगे समझेंगे कि धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन का दान क्यों करती हैं। ये आपके सामने कुछ धातुएं दे रखी है जैसे स्टील, आयरन, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, क्रोमियम, मैग्नीशियम, टीन, लेड और कॉपर। नेक्स्ट देखते हैं अपन अधातु के बारे में, यानी कि नॉन मेटल। देखिए धातुएं जो होती है वो इलेक्ट्रॉन का दान करती है यानी डोनेट करती है, और अधातुएं जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करती है यानी प्राप्त करती है। विपरीत है बिल्कुल, धातुएं इलेक्ट्रॉन का दान करेंगी और अधातुएं जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेंगी। और इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के कारण इन पर कौन से आयन होते हैं? ऋण आयन होते हैं, यानी कि ऋणावेश होता है। अधातु के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? या तो 5, 6 या 7। अब देखिए हम यहाँ देखेंगे कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का दान क्यों करती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण क्यों करती हैं। आपने यदि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, परमाणु की संरचना के बारे में,
तो आपने देखा होगा कि धातुओं के जो बाह्यतम कोश होता है, बाहरी कोश जो होता है, उसमें 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और अधातुओं के बाह्यतम कोश में, अधातु के बाह्यतम कोश में या तो 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि इन धातुओं को और अधातुओं को अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। ऑक्टेट का मतलब अष्टक, यानी कि इनको अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं अपने स्थायित्व के लिए। अब आप यहाँ देखिए, यदि अधातु के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अधातु के यदि बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, और अधातु के बाह्यतम कोश में यदि 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अब आप ये देखिए, यदि इन इलेक्ट्रॉन को त्यागना बेहतर है या फिर इन इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना बेहतर है। देखिए अगर ये प्राप्त करता है तो इसे कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, यानी कि अधातुएं जो है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करती हैं। इसके विपरीत धातुओं के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन्हें अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इसलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण न करके ये जो कम मात्रा में इनके पास इलेक्ट्रॉन है इनका दान कर देती हैं और अपने नीचे वाले कोश में अपने अष्टक को पूरा कर लेती हैं। इस कारण से धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, दान करती हैं, यानी कि डोनेट करती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ अधातुएं दे रखी है जैसे कि सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन और कार्बन। नेक्स्ट देखते हैं धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। तो सबसे पहला भौतिक गुण है लश्चर, यानी कि चमक। आपने देखा होगा धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जैसे कि सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, ये सब चमकदार धातु हैं और इन चमक के कारण ही इसका आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता है, गोल्ड का और सिल्वर का। देखिए गोल्ड और सिल्वर, जबकि अधातुओं में जो है चमक एब्सेंट होती है, यानी इनमें चमक नहीं पाई जाती। लेकिन यहां पर आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, यानी कि अपवाद याद करना है। यह है आयोडीन। आयोडीन एक क्या है, चमकदार अधातु है। देखिए अपवाद वो होते हैं जो सारे नियम तो फॉलो करते हैं लेकिन कुछ नियमों का पालन नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं, अपवाद कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अधातु के 10 गुण हैं, उनमें से 9 गुण तो ये फॉलो करेंगे लेकिन 1 गुण जो है वो फॉलो नहीं करेंगे, इस कारण से इन्हें अपवाद की कैटेगरी में रखा जाता है। तो याद रखना है आपको, धातुएं जो होती है वो चमकदार होती हैं और अधातुएं जो होती है उनमें चमक नहीं होती। लेकिन ऐसी कौन सी धातु है जिसमें चमक होती है, वो है अधातु है आयोडीन। तो यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके अपवाद से आएंगे। नेक्स्ट है, अगला गुण है हार्डनेस, यानी कि कठोरता। जैसा कि आपको पता है कि धातुएं जो होती है वो कठोर होती हैं, जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब क्या है, कठोर है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि धरती पर सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है, प्लेटिनम। ये जो आपके सामने जो धातु है वो है प्लेटिनम, और ये सर्वाधिक कठोर जो धातु है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आ सकता है कि सर्वाधिक कठोर धातु का नाम क्या है, तो आप बता देंगे कि सर्वाधिक कठोर धातु है प्लेटिनम। लेकिन इसके भी अपवाद हैं, धातुओं के क्या अपवाद हैं, जैसे कि लिथियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Li से, सोडियम यानी कि Na, और पोटेशियम यानी कि K। ये तीनों की तीनों जो धातुएं होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, सॉफ्ट होती है। क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, और इन्हें किससे काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। मैंने आपको बताया कि धातुएं जो होती है वो कठोर होती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी धातु है जो कठोर नहीं होकर क्या होती है, कोमल होती है, तो आपको याद रखना है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। जबकि अधातुएं जो होती है वो भंगुर प्रवृत्ति की होती है। भंगुर प्रवृत्ति का मतलब होता है जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है, यानी कि कठोर नहीं होती हैं।
नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था। देखिए जितनी भी धातुएं होती है उनमें से 99% धातुएं, लगभग 99% धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। अवस्थाएं तीन होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इनमें से 99% धातुएं कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। लेकिन इसका आपको एक अपवाद याद रखना है, उस अपवाद का नाम है मरकरी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Hg से और इसको हिंदी में बोला जाता है पारा। देखिए मरकरी का एक गुण होता है कि जब इसे गर्म किया जाता है तो ये जो है पिघलने लगता है, ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। देखिए इस मरकरी का उपयोग कहाँ किया जाता है? थर्मामीटर में। किस में किया जाता है? थर्मामीटर। याद रखिएगा, जो व्यक्तियों के तापमान को ज्ञात करने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है थर्मामीटर, और थर्मामीटर में जो भरा जाता है वो होता है पारा। जो अधातुएं होती है वो ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट है आघात वर्धनीयता। देखिए आघात वर्धनीयता ऐसा गुण है जो किन में प्रेजेंट होता है? धातुओं में। इसमें क्या होता है? धातुओं को पीट पीट कर किस में कन्वर्ट किया जाता है? शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है? शीट्स में, यानी कि उनकी क्या बनाई जाती है? चादर बनाई जाती है। आपने देखा होगा छत पर जो है छाया करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? शीट्स का, यानी कि जो है चादर का यूज करते हैं। तो ये वाला गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। जबकि अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। आपने कभी देखा कि लकड़ी को पीट पीट कर उसकी चादर बनाई गई या फिर गैसेस की चादर बनाई गई हो? ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट गुण है डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। धातुओं को पिघलाकर उसका क्या बनाना? तार बनाना, यानी उसको किसके रूप में व्यक्त करना? तार के रूप में। ये इसकी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी कहलाती है, तन्यता कहलाती है। इनमें सबसे ज्यादा तन्य धातु आपको मिलेगी सोना। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी कि जो सोना है वो सर्वाधिक तन्य धातु है, सर्वाधिक तन्य धातु। जबकि अधातु में डक्टिलिटी का यानी तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अगला आपको याद रखना है, नेक्स्ट गुण है सोनोरस यानी ध्वनिकता। धातुएं जो होती है वो कठोर सतह से टकराकर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे हम बोलते हैं ध्वनिकता या सोनोरस। आपने देखा स्कूलों में जो घंटियां बनाई जाती है वो धातुओं की बनाई जाती है। इसके अलावा मंदिरों में घंटियां होती है वो भी किसकी बनी होती है? धातुओं की बनी होती है। और विशेषकर जो घंटियां होती है वो किसकी बनाई जाती है? मिश्र धातु की। 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर क्या बनाई जाती है? मिश्र धातु बनाई जाती है। जबकि सोनोरस का गुण यानी ध्वनिकता का गुण जो है अधातु में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है कंडक्शन यानी कि चालन। आपको अच्छे से पता है कि धातुएं जो होती है विद्युत की और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 2 अपवाद याद रखना है। एक तो याद रखना है लेड और दूसरा याद रखना है मरकरी। ये दोनों जो धातुएं हैं वो विद्युत की चालक नहीं होती, यानी कि क्या होती हैं? ये कुचालक, यानी इनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। बाकी सभी धातुओं में विद्युत धारा का चालन होता है। जबकि अधातुओं में कंडक्शन का गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन यहां पर आपको एक अपवाद याद रखना है, ग्रेफाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपवाद है ये। इसमें विद्युत धारा का चालन होता है। अब देखिए ये ग्रेफाइट होता क्या है। देखिए ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक अपर रूप है। क्या है ये? अपर रूप। अपर रूप वे होते हैं जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। पहला होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुलरीन।
ये किसके अपर रूप है? कार्बन के। 3 अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। इनमें से जो ग्रेफाइट है उसमें विद्युत धारा का चालन होता है, बाकी में विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। देखिए गलनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघलने लगता है वो उसका क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, यानी कि गलनांक कहलाता है। तो आपको पता है कि धातुएं जो होती है वो कठोर होती है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? उच्च होता है। यानी पिघलती तो है लेकिन उच्च ताप पर, ज्यादा मात्रा में ताप देने पर ये पिघलती है। लेकिन 2 धातुएं आपको याद रखना है, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। एक धातु होती है गैलियम जिसे Ga से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक धातु होती है Cgm यानी कि Cs। ये दोनों धातुएं जो होती है इनका जो गलनांक होता है वो बिल्कुल ही कम होता है, न्यून होता है इनका गलनांक, ठीक है, यानी कि कम होता है। और अधातुओं का जो गलनांक होता है वो क्या होगा? कम होगा। तो ये सब हमने पढ़े धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। देखिए, तो सबसे पहला रासायनिक गुण है इलेक्ट्रॉन दाता या ग्राही। जैसा कि आपको पता है कि धातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉन का दान करती हैं, डोनेट करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण ये इलेक्ट्रॉन का दान करती है। तो इस तरीके से धातु तो इलेक्ट्रॉन का दान करती है यानी डोनेट करती है, और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है यानी कि इसको गेन करती है। क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अष्टक पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन धनावेश या ऋणावेश। मैंने आपको बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन का दान करती है तो इनके पास क्या चार्ज बचता है? धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, इस कारण इनके ऊपर आवेश क्या होता है? ऋणावेश। नेक्स्ट है ऑक्साइड का प्रकार, यानी कि धातुएं जो होती है वो ऑक्साइड से अभिक्रिया करके जो ऑक्साइड बनाती हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो उनकी प्रवृत्ति होती है क्षारीय, जैसे कि CuO कॉपर ऑक्साइड कौन सी प्रवृत्ति का होगा? क्षारीय। जबकि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के, जैसे कि CO2। नेक्स्ट है संक्षारण। संक्षारण को आप जानते हैं जंग लगना, जंग लगना। सीधी सी बात है, जंग किस में लगता है? धातुओं में। कभी भी आपने लकड़ी में या किसी अधातु में जंग लगते हुए देखा है? किसी गैस में तो जंग लगता है, जैसे कि लोहे में। तो संक्षारण का गुण किस में पाया जाता है? धातुओं में। और अधातुओं में संक्षारण का गुण नहीं पाया जाता। लास्ट है आयन का प्रकार। चूंकि इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, इन पर धनावेश होता है, इसलिए क्या बनाते हैं? कैटायंस यानी कि पॉजिटिव चार्ज। चूंकि इन पर ऋणावेश होता है तो ये बनाते हैं एनायंस। तो ये हमने पढ़े धातुओं के और अधातुओं के कुछ भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अगले भाग में हम धातुओं की और अधातुओं की विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।